अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जी डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग। अच्छा, अभी जब हमने फर्स्ट क्लास अपनी की थी तो फर्स्ट क्लास में हमने एक बात की थी कि हम ना ट्रांजैक्शन की सिर्फ रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन को हमने चलाना किस तरह है, हमारे पास एक ट्रांजैक्शन होगी, उसका ट्राई उसको रिकॉर्ड करेंगे, देन उसका ट्रायल बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आज हम सिर्फ वही काम करेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में आपका मेन जो आपके पेपर में आएगा वो सिर्फ आपको डबल एंट्री आएगी कि आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी डबल एंट्री क्या है, जो हमने अपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज डुअल इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो आज हम देखते हैं कि वो किस तरह चलता है। ठीक है, पेपर में जो आपके पास आएगा वो सिर्फ डबल एंट्री आएगी। बाकी जो आज हम कंप्लीट वर्क करेंगे उसका मकसद सिर्फ यही होगा कि आपको समझ आए कि बिजनेस में ट्रांजैक्शंस चलती किस तरह है। हमने कहा था कि हमारे पास स्टेप 1 में हमारे पास क्या चीज होती है, एक ट्रांजैक्शन होती है। एक ट्रांजैक्शन होती है, उस ट्रांजैक्शन से क्या किया जाता है, ट्रांजैक्शन के जरिए रिकॉर्डिंग की जाती है। किस चीज की रिकॉर्डिंग की जाती है, डबल एंट्री। डबल एंट्री बनाई जाती है हर ट्रांजैक्शन की। इस डबल एंट्री से हम क्या बनाते हैं, अपने टी अकाउंट्स या जनरल लेजर जिसे बोलते हो। और टी अकाउंट से फिर क्या बनता है आपका, ट्रायल ट्रायल बैलेंस। देन ट्रायल बैलेंस से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, एस एफ पी, एस पी एल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज हम ये सारे प्रोसेस करेंगे। पहले हमारे पास एक ट्रांजैक्शन होगी, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे, देन उसका टी अकाउंट बनाएंगे, ट्रायल एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, ट्रायल रियल लाइफ में भी कभी नहीं और मोस्टली क्वेश्चंस में भी आपका बैलेंस नहीं होता कभी। ठीक है, अगर बैलेंस नहीं होगा तो हम उसमें एक सस्पेंस अकाउंट डालेंगे, वो बैलेंस हो जाएगी दोनों साइड्स। वो किस तरह करेंगे, लास्ट एक एग्जांपल करते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस आपको आज समझाएंगे कि ये चलता किस तरह है। ट्रांजैक्शन हमारे पास दी होगी, ट्रांजैक्शन ये 4 प्रोसेस करने हैं हमने। ठीक है, सो अपना ये लाते हैं जी। एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जरिए समझते हैं कि ये प्रोसेस चलता किस तरह है। अच्छा देखो, हमारे पास एग्जांपल दी है, क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कह रहा है मिस्टर आर शर्मा कमेंस ट्रेडिंग एज अ होलसेलर स्टेशनर ऑन 1 मई 2004 विद अ कैपिटल ऑफ 5000। वो कह रहा है मिस्टर शर्मा एक होलसेलर हैं, होलसेलर स्टेशनरी बेचते हैं, और उन्होंने 1 मई पे बिजनेस स्टार्ट किया, 1 मई 2004 पे, विद अ कैपिटल 5000 रुपए कैपिटल के साथ, विच ही ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर हिज बिजनेस, जिससे उन्होंने अपने बिजनेस में एक बैंक अकाउंट भी खोला है। ड्यूरिंग मई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। कुछ आपके पास ट्रांजेक्शन दी हुई है, ये ट्रांजेक्शन हुई है। रिक्वायरमेंट क्या है, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज, पोस्ट इन टी अकाउंट, टी अकाउंट बनाओ, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस बनाओ, देन प्रिपेयर एसपीएल एंड एसएफपी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जो हम कह रहे थे हमारे पास 5 तरह की स्टेटमेंट होती हैं, एसपीएल, एसएफपी, एसओसीआई, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड नोट्स। तो उनमें से हमने आज 2 बनानी है। आपके सिलेबस का पार्ट सिर्फ अभी 2 है, तो हम ये सिर्फ 2 बनाने सीखेंगे कि ये किस तरह बनती है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास ट्रांजेक्शन दी हुई है, पहला प्रोसेस, ट्रांजेक्शन हमारे पास दी हुई है। स्टार्ट करते हैं डबल एंट्री बनाना, कि हर ट्रांजैक्शन की आपको एक डुअल इफेक्ट की डबल एंट्री बनानी है। ठीक है, हर हर चीज की जो भी आपको लगे कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, इस ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री बना लो। तो बिजनेस में सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या हुई है, बिजनेस में सबसे पहली ट्रांजैक्शन हुई है कि मिस्टर शर्मा ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद इंजेक्शन ऑफ अ कैपिटल 5000 रुपीज, और उन्होंने उससे बैंक अकाउंट खोला है। तो इसकी डबल एंट्री क्या होगी, आपको मैं हर एक एक ट्रांजेक्शन की आज डबल एंट्री लिखवाऊंगा,
तो पहली डबल एंट्री क्या होगी? हमें पता है एक डेबिट इफेक्ट होगा, एक क्रेडिट इफेक्ट होगा। तो देखो आपको पता है जब भी कैपिटल बढ़ता है, जब भी कैपिटल बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है, कैपिटल का इंक्रीज होना क्रेडिट होता है ना। क्रेडिट कितना? 5,000 रुपीज। और डेबिट क्या होगा? डेबिट उसने खुद ही बता दिया, बैंक अकाउंट, या कैश लिख सकते हो या बैंक अकाउंट, जो आपका दिल करे। अभी फिलहाल उसने हमें बैंक बताया है, तो 5,000 रुपीज बैंक। बिजनेस की पहली ट्रांजैक्शन क्या है? डेबिट बैंक, क्रेडिट कैपिटल। बैंक डेबिट हुआ है, यानी कि बैंक आपका एसेट है, बैंक आपके बैंक एंड कैश आपका एसेट होते हैं, तो एसेट डेबिट हुआ है, एसेट इंक्रीज हुआ है, और कैपिटल आपका क्रेडिट हो गया, कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है तो क्रेडिट हो गया। ठीक है। जी। देन आपके पास दूसरी एंट्री आती है। सब एंट्रीज की हमने डबल एंट्री बनानी है पहले, हर एंट्री की डबल एंट्री बनाएंगे पहले। दूसरी ट्रांजैक्शन, बॉट गुड्स फिक्सचर एंड फिटिंग, ये है नॉन करंट एसेट। फिक्सचर एंड फिटिंग होते हैं नॉन करंट एसेट। फॉर कैश, कैश के जरिए। फ्रॉम स्टोर फिटमेंट्स, एक जगह है जहां से स्टोर फिटमेंट्स किसी शॉप का नाम है। फॉर 2,000, आपने क्या किया है? आपने नॉन करंट एसेट, आपने एसेट्स खरीदे हैं, हम इसको नॉन करंट का वर्ड यूज खत्म कर देते हैं, हम कह देते हैं एसेट्स खरीदे हैं आपने फॉर कैश। कितनी अमाउंट के? 2,000 रुपए के। तो जब आपने एसेट खरीदे और कैश दिया तो कैश क्या हुआ होगा? क्रेडिट। क्रेडिट कैश 2,000 रुपीज, कैश आपका गया 2,000 रुपए से। और डेबिट क्या हो जाएगा? डेबिट आपका यही जो नॉन करंट एसेट है, आपने एसेट खरीदा है, डेबिट हो जाएगा कितनी अमाउंट से? 2,000 रुपए से। जब आपने फिक्सचर एंड फिटिंग एसेट खरीदा है एक, हम इसको फिक्सचर एंड फिटिंग ही लिख लेते हैं यार, ये थोड़ा सा नाम अजीब लग रहा है। फिक्सचर 2,000 रुपीज, ठीक है। नाम आप कोई भी दे सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप क्या नाम लिखते हो किसी चीज का, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। हर बंदा अपनी मर्जी से नाम लिखता होता है, तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो। बॉट फिक्सचर एंड फिटिंग फॉर कैश, कैश पर चीजें खरीदी हैं आपने, कितने की? 2,000 रुपए की। अच्छा, दूसरी ट्रांजेक्शन क्या हुई है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पर खरीदी है। फ्रॉम एबल, एबल एक बंदा है जिससे हमने चीजें खरीदी हैं। तो जब हम चीजें खरीदते हैं तो क्या होता है? डेबिट परचेजेस, सामान खरीदा कितनी अमाउंट का? परचेजेस एबल, नाम लिखते जाना। 500 रुपए की परचेजेस की, सॉरी 650 रुपए की, 650 रुपए, 650 रुपीज की आपने परचेजेस की हैं, और कैश दिया है तो क्रेडिट कैश कर दो, लेकिन उसने कहा क्रेडिट, उधार पर खरीदी है। तो जब हम किसी से सामान खरीदते हैं तो हम क्या कहते हैं? जब हम किसी से उधार पर सामान खरीदते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हमारे पेएबल्स, हमारे पेएबल्स। कितनी अमाउंट के? 650 के। अच्छा, हमेशा याद रखना है डेबिट और क्रेडिट साइड की एंट्री की अमाउंट हमेशा बराबर होती है, ठीक है, कभी भी अमाउंट आगे पीछे नहीं जाती। देन आपके पास फोर्थ एंट्री आती है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू ब्रूस 700, आपने उधार पर क्रेडिट पर चीजें बेची हैं, सेल की है, सेल की है ब्रूस को। तो जब आप सेल करते हो तो एंट्री क्या होती है? डेबिट। अच्छा, इनको ना हम नंबरिंग थोड़ी सी वही दे देते हैं जो इनकी अपनी है, ताकि ना बाद में प्रॉब्लम ना हो। इसको हम कोई नंबर नहीं देते पहले ट्रांजेक्शन को, खत्म हो जा। अच्छा, पहले ट्रांजेक्शन को कोई नंबर नहीं देते, इनके नंबरिंग चेंज कर देते हैं बाद में, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी कि पहली ट्रांजेक्शन कौन सी और दूसरी कौन सी है। 2, और दिस इज ट्रांजेक्शन 3, थर्ड ट्रांजेक्शन डेबिट। अच्छा, आपने सामान बेचा है तो सेल्स क्या होंगी? क्रेडिट। हमेशा सेल की नेचर क्या होती है? क्रेडिट नेचर होती है, ये बात याद कर लो, ये एंट्री हमेशा आपके साथ रहेगी। सेल की नेचर हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। कितनी? 700 रुपीज। और कितने, किसको बेची है? ब्रूस को, उधार पर, उधार पर बेची है। तो अगर तो कैश आता तो कैश डेबिट होता, आपके पास एसेट्स बढ़ते, आपके कैश डेबिट हो जाता, तो आप उसको कहते हैं जी डेबिट कैश, क्रेडिट सेल, कैश सेल होगी। बट ये क्रेडिट सेल है, उधार पर बेचा है, तो क्रेडिट तो सेल्स ही होगी, बट डेबिट क्या होगा? रिसीवेबल। रिसीवेबल डेबिट बाय 700। देखो, मैंने कहा था जब हम किसी को उधार पर सामान बेचते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? रिसीवेबल्स। और जब हम किसी से उधार पर सामान लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पेएबल्स।
तो पहली ये जो दूसरी ट्रांजेक्शन थी ये पेबल्स की थी, ये थर्ड ट्रांजेक्शन आपकी रिसीवेबल्स की है, आपने उधार पर सामान बेचे। देन फोर्थ एंट्री क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ग्रीन, आपने फिर उधार पर चीजें खरीदी, किससे, ग्रीन से, तो वही एंट्री ऊपर वाली फिर हो जाएगी। फोर्थ एंट्री क्या होगी, डेबिट परचेजेस क्रेडिट पेबल, कैश नहीं है पेबल है, तो पे कौन है जी, ग्रीन है बंदा, कितने की, 300 की, 300 300। फिफ्थ एंट्री, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू हिल, उधार पर फिर चीजें बेचें, तो क्या होगा, पांचवी एंट्री है, फिफ्थ एंट्री की, क्रेडिट सेल डेबिट रिसीवेबल, कितने अमाउंट के, 580। अच्छा रिसीवेबल के हिल लिख लो ऊपर, हिल रिसीवेबल्स 580, ठीक है जी। देन कैश सेल्स पेड इंटेक्ट इनटू द बैंक अकाउंट, आपने कोई कैश सेल की है, आपने कैश सेल की है, वो डायरेक्टली बैंक में आ गई है, आपके ने कोई कैश सेल की है, यानी कि जैसे आप मॉल में गए, आपने एटीएम कार्ड के जरिए पेमेंट की, तो जिस बंदे की जिस मॉल वाले की वो एंट्री क्या रिकॉर्ड करेगा, वो कहेगा कि मेरे बैंक में पैसे आ गए और मेरी सेल्स रिकॉर्ड होगी, तो क्या होगा जी, सेल्स की नेचर तो होती है हमेशा क्रेडिट, सिक्स ट्रांजेक्शन सेल की नेचर तो होगी हमेशा क्रेडिट, सेल होगी कितनी, 200 रुपीज की। डेबिट क्या होगा, डेबिट कैश होगा या बैंक होगा, उसने कहा डायरेक्टली बैंक में आया तो डेबिट बैंक हो जाएगा, कितना, 200, ठीक है। सेवंथ ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड चेक फ्रॉम ब्रूस इन द सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, यहां पे ऊपर कहीं देखो ब्रूस था एक बंदा, ये थर्ड ट्रांजेक्शन में, थर्ड ट्रांजेक्शन में ब्रूस था, वो कह रहा है कि ब्रूस से रिसीव्ड चेक फ्रॉम ब्रूस इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, उसके अकाउंट से सेटलमेंट के पैसे ले लिए। अब देखो हमने उसे किया क्या था, हमने उसको उधार पर सामान बेचा था 700 रुपए का, हमने उसको उधार पर सामान बेचा था 700 रुपए का, तो उसने हमें चेक दे दिया है, तो इसका मतलब उसने हमें पेमेंट कर दिया, अपने जो पैसे थे, जो हमारे रिसीवेबल्स जनरेट हुए थे, वो अब खत्म होंगे और कैश आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो जब ब्रूस ने हमें चेक दिया तो हम क्या कहेंगे, डेबिट बैंक, चेक बैंक में जाता है ना, तो डेबिट क्या होगा, सेवंथ ट्रांजेक्शन, डेबिट बैंक, कितना, 700, ब्रूस का 700 था ना, ये देखो ऊपर ब्रूस का 700 था, तो डेबिट बैंक हो जाएगा, बैंक में पैसे आ गए, और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा जी, आपका रिसीवेबल, ये जो रिसीवेबल आपने जनरेट किया हुआ था ये खत्म होगा, आप दोबारा सेल नहीं रिकॉर्ड कर देना, दोबारा सेल मत रिकॉर्ड कर देना, सेल तो एक बार रिकॉर्ड हो गई, ठीक है। आपने अपने रिसीवेबल्स खत्म करने, अब रिसीवेबल्स खत्म होंगे और कैश आपके पास आ गया, डेबिट बैंक और क्रेडिट रिसीवेबल्स, कितना, 700 रुपीज, ठीक है जी। ट्रांजेक्शन नंबर 8, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम काई, 800, फिर आपने उधार पर सामान ले लिया, बड़े उधारी हो भैया आप। 8, डेबिट परचेजेस क्रेडिट पेबल, पेबल बानी जिसको हमने पैसे देने हैं, तो 800 एंड 800, बंदा कौन है जी, काई। नाइन्थ ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू नेलर 360, सेल की है फिर, तो सेल की एंट्री आपको पता है, सेल की एंट्री क्या होती है, क्रेडिट तो होगी सेल, कितनी अमाउंट से, 360 से, डेबिट क्या होगा, अब सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पर बेची है, फिर उधार पर बेची है, कैश सेल कर ही नहीं रहे भाई, उधार पर ले रहे हो, उधार पर ही सामान बेच रहे हो, क्रेडिट की है जी, तो डेबिट क्या हो जाएगा, रिसीवेबल्स, डेबिट रिसीवेबल्स 360। 10, सेंट चेक टू एबल इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ऊपर कहीं देखो एबल था, वो आपकी सेकंड ट्रांजेक्शन, सेकंड ट्रांजेक्शन में एबल था, ये रहा एबल, एबल को हमने चेक भेजा है इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, उसका अकाउंट सेटल करने के लिए, यानी कि सारी की सारी पेमेंट कर दी है। अच्छा एबल से हमने किया क्या था, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एबल, आपने उधार पर चीजें खरीदी थी, तो और उसकी एंट्री क्या थी, डेबिट परचेजेस क्रेडिट पेबल 650 650, 650 रुपए की आपने उधार पर सामान खरीदा था, तो अब क्या एंट्री होगी, चेक मिला है, डेबिट क्या होगा, 10वीं ट्रांजेक्शन, डेबिट तो होगा बैंक, चेक मिला है ना, चेक बैंक में गया होगा, डेबिट बैंक कितनी अमाउंट का, सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, कितना अकाउंट था उसका, 650 रुपए, 650 रुपए, तो डेबिट बैंक 650, क्रेडिट क्या होगी, अब क्रेडिट क्या होगा,
सर आपका क्रेडिट क्या होगा? एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपके पैसे सबसे पहले क्या होगा, जब आपने चेक सेंड किया है तो आपके पैसे गए होंगे बैंक से, क्रेडिट होगा बैंक, सॉरी हमने डेबिट कर दिया। क्रेडिट बैंक कितनी अमाउंट से? 650 रुपए से, 650 रुपीज से आपका बैंक क्रेडिट हो गया। और होगा, अब देखो जब आप रिसीवेबल जनरेट करते थे तो और उसको खत्म करने के लिए डेबिट पर जनरेट हुए, क्रेडिट पर खत्म हो जाते थे। बिजनेस में ना ट्रांजेक्शन को कभी ऐसा नहीं होता कि आप जाकर ट्रांजेक्शन रिमूव कर देते हो, आप उसकी क्रेडिट आपकी उसकी उलट एंट्री पास कर देते हो। ठीक है, जैसे आपने अब यहाँ पे पेबल थे 650 के, एबल को पे कर रहे हैं, 650 रुपए आपने एबल को पे करने हैं। अब पे करने हैं तो आपने क्रेडिट किया, क्रेडिट पेबल। जब आपने पे कर दिए तो पेबल खत्म होंगे, आपके जो देने वाले पैसे खत्म हो जाएंगे, तो डेबिट हो जाएगा पेबल। कितना? 650 रुपए से एबल। ठीक है, डेबिट हो जाएगा आपका पेबल एबल। यहां पे रिसीवेबल भी ब्रूस आएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 11, पेड रेंट बाय चेक 200। आपने चेक के जरिए रेंट पे किया है, चेक के जरिए, फिर चेक आ गया सर, 11वीं ट्रांजेक्शन होगी, क्रेडिट तो होगा बैंक, पे किया ना, पेमेंट की है तो क्रेडिट हो जाएगा बैंक 200। और डेबिट क्या होगा? डेबिट सर आपने रेंट पे किया है, तो डेबिट रेंट एक्सपेंस होता है ना, रेंट आपका एक्सपेंस होता है, रेंट एक्सपेंस। नाम आप कोई भी दे सकते हो जो आपका दिल करे, रेंट एक्सपेंस लिख लो, कलर अकेला एक्सपेंस लिख लो, जो लिख लो जो आपका दिल करता है, नाम आपकी मर्जी का। 12 ट्रांजेक्शन, पेड डिलीवरी एक्सपेंस बाय चेक 50। डिलीवरी के पैसे दिए हैं आपने, डिलीवरी एक्सपेंस पे किया है तो ये भी एक्सपेंस है, तो 12वीं ट्रांजेक्शन क्या होगी? डेबिट डिलीवरी एक्सपेंस, कितना? 50। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? क्रेडिट आपका बैंक, चेक से पेमेंट की है ना, बैंक क्रेडिट हो जाएगा 50 की अमाउंट से। ठीक है, पेड डिलीवरी एक्सपेंस बाय चेक, चेक के जरिए पेमेंट की है तो 50 रुपीज आपके क्रेडिट हो जाएंगे आपके बैंक से। 13 ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड फ्रॉम हिल्स 200 ऑन हिज अकाउंट। यहाँ पे कहीं टू हिल था, ये रहा हिल, ये रहा हिल, 580 रुपीज। हिल से कितने पैसे लेने हैं? 580 रुपए लेने हैं। उसने क्या कहा? रिसीव्ड फ्रॉम हिल 200 रुपीज, आपने 200 रुपए रिसीव कर लिए। तो जब आपने उसकी एंट्री क्या पास की थी, जब उसने आपने सामान उधार पर बेचा था हिल को, तो एंट्री क्या पास की थी? डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स, डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स। तो अब एंट्री क्या पास होगी? रिसीवेबल्स तो कम हो जाएंगे, कितनी अमाउंट से? सर जितने पैसे आपको मिल गए हैं, क्रेडिट रिसीवेबल्स, कितनी अमाउंट से? 200 की अमाउंट से आपके रिसीवेबल कम हो गए हैं, एबल के, किसके? हिल के, सॉरी हिल के। और डेबिट क्या हो जाएगा? बैंक। ठीक है, डेबिट बैंक की कर लो। अब लिखा नहीं हुआ तो हम इसको बैंक भी कंसीडर कर सकते हैं, कैश भी कंसीडर करते हैं, सो हम अपनी मर्जी से हम इसको बैंक ही कह रहे हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से आप इसको कैश भी कह सकते हो, बैंक भी कह सकते हो। अच्छा, 14 ट्रांजेक्शन, ड्रॉ चेक फ्रॉम पर्सनल फॉर पर्सनल एक्सपेंस 200 एंड असिस्टेंट वेजेस 320। आपने एक पर्सनल एक्सपेंस किया है, आपने एक जाती एक्सपेंस किया है, कितना? 200 रुपीज का। तो जो पर्सनल एक्सपेंस होते हैं वो हम उनको क्या बोलते हैं? अगर बिजनेस में से ऑनर कोई पर्सनली चीज लेता है तो हम उसको क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। डेबिट, पहले इसमें दो ट्रांजेक्शन है, एंड के बाद ना दो ट्रांजेक्शन है आपके पास, एक एंड से पहले और एक एंड के बाद। ड्रॉ चेक फॉर पर्सनल, तो चेक लिया है, तो 14 की ट्रांजेक्शन नंबर ए क्या कहती है कि आपने डेबिट किया है, क्रेडिट किया है। क्रेडिट क्या हुआ जी? बैंक आपका। चेक ले लिया ना, बैंक क्रेडिट हो गया, कितनी अमाउंट से? 200 की अमाउंट से। और डेबिट क्या होगा आपका? डेबिट सर आपकी ड्रॉइंग्स। जब ऑनर बिजनेस में से कोई चीज लेता है तो ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स इंक्रीज होती हैं तो डेबिट होती है ना, चैप्टर नंबर 2, ड्राइंग्स इंक्रीज होंगी तो डेबिट। 14 की ए ट्रांजेक्शन, 14 की बी ट्रांजेक्शन। बी ट्रांजेक्शन क्या जी? असिस्टेंट वेजेस के लिए भी आपने चेक लिया। ठीक है, असिस्टेंट वेजेस के लिए भी आपने चेक चेक लिया 320 का। तो फिर आपने क्या किया? क्रेडिट बैंक, कितना? 320। और डेबिट, डेबिट क्या हो गया जी? एक्स वेजेस। अब वेजेस क्या है? जब आप आपके पास जो वर्कर काम कर रहा है आप उसको तनख्वाह देते हो तो वेजेस एक्सपेंस होता है। ठीक है, वेजेस एक्सपेंस 320। ट्रांजेक्शन नंबर 15, लास्ट ट्रांजेक्शन, सेटल अकाउंट ऑफ ग्रीन। यहाँ पे देखो ग्रीन कहाँ था?
वेयर इज ग्रीन 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 ग्रीन? हाँ, ट्रांजेक्शन नंबर 4, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ग्रीन। आपने उधार पर सामान खरीदा था ग्रीन से उधार पर सामान खरीदा था और एंट्री क्या पास की थी? डेबिट परचेजेस क्रेडिट पेबल। तो जब आपने उसको पे कर दिया तो पेबल खत्म हो जाएंगे, आपके देने वाले पैसे खत्म हो जाएंगे। तो ट्रांजेक्शन क्या होगी? 15 नंबर ट्रांजेक्शन, डेबिट पेबल, पेबल खत्म हो गए। पेबल खत्म हो गए कितनी अमाउंट से? ग्रीन का अकाउंट कितना था? 300 का। डेबिट पेबल 300 और क्रेडिट, क्रेडिट क्या होगा? सेटल किया है। सेटल का मतलब आपने पेमेंट किया, आपने उधार पर सामान खरीदा था ना, तो सेटलमेंट का मतलब आपने उसे पैसे दे दिए। तो क्रेडिट बैंक कितनी अमाउंट से? 300 की अमाउंट से। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। आपने हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट बना लिए, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, आप सेकंड प्रोसेस पे आ गए हो, सेकंड प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिए। ट्रांजेक्शन आपके पास दी हुई थी, ट्रांजेक्शन उसने आपको दी हुई थी, ट्रांजेक्शन के बाद आपने क्या किया? आप उसने आपकी उसने डबल एंट्री रिकॉर्डिंग कर ली। ठीक है, डबल एंट्रीज बना लिया आपने, ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री बना ली आपने। अब इन डबल एंट्रीज को पुट करना है टी अकाउंट्स में, जनरल लेजर में, जनरल लेजर में। अब जनरल लेजर का रूल होता है, आप जितने मर्जी जनरल लेजर बना लो, आपकी अपनी मर्जी है, जो आपका दिल करता है कर लो। ए पूरा हो गया, बी की तरफ चलो, पोस्ट इनटू टी अकाउंट्स या जनरल लेजर। अच्छा, जनरल लेजर आपकी मर्जी, जितने मर्जी हर ट्रांजेक्शन का, चाहे आपका जो दिल करता है करते रहो, जितने मर्जी टी अकाउंट खोल लो। तो आपको आज खोल के दिखाते हैं कितने टी अकाउंट खोल सकते हैं। सबसे पहली ट्रांजेक्शन डेबिट बैंक क्रेडिट कैपिटल, तो एक आपको टी अकाउंट बैंक का चाहिए। अच्छा, टी अकाउंट कुछ इस तरह का दिखता होता है, ये टी अकाउंट है जी। तो हमें सबसे पहले दो ट्रांजेक्शन हमारे पास है, बैंक है और कैपिटल है। अच्छा, टी अकाउंट की राइट साइड क्रेडिट होती है और ये डेबिट होती है, ये यूनिवर्सल रूल है। जब भी आप किसी भी ट्रांजेक्शन के टी अकाउंट बनाओ तो राइट साइड आपकी क्रेडिट होती है और लेफ्ट साइड डेबिट होती है। इसी तरह डेबिट क्रेडिट। अब दो एंट्रीज पास करनी है। अब ये बात थोड़ी ध्यान से सुनना, ये एंट्रीज किस तरह पास होंगी। एंट्री क्या है? डेबिट बैंक क्रेडिट कैपिटल। तो आपको हमेशा उलट लिखना होता है। जैसे डेबिट बैंक क्रेडिट कैपिटल है ना, तो आपको ये नहीं करना कि जी मैं डेबिट बैंक लिख दूं और क्रेडिट कैपिटल लिख दूं, गलत। आपको लिखना है बैंक की डेबिट साइड पे क्या लिखना है आपको? कैपिटल क्रेडिट। बैंक की डेबिट साइड के आपको कैपिटल लिखना है, तो बैंक की डेबिट साइड पे आके लिख दो कैपिटल। नाम कैपिटल का देना है, बैंक नहीं लिख देना। डेबिट साइड पे क्या आएगा? कैपिटल। कितना? 5000। और इसी तरह दूसरी क्रेडिट साइड किस तरह लिखोगे? क्रेडिट साइड किस तरह लिखोगे? क्रेडिट साइड पे भी आपको ये नहीं करना क्रेडिट कैपिटल में जाके लिख दो, कैपिटल की क्रेडिट लिख दो। कैपिटल की क्रेडिट साइड पे ही लिखूंगा, पर लिखूंगा क्या? बैंक। कैपिटल की क्रेडिट साइड पे बैंक आएगा, कितनी अमाउंट का? 5000 रुपीज का। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं? मैं कैपिटल की जगह कैपिटल क्यों नहीं लिख रहा, मैं बैंक की जगह बैंक क्यों नहीं लिख रहा? देखो, इसका एक मकसद होता है कि आपके जो मैनेजर्स हैं वो नॉन अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, वो अकाउंटिंग फील्ड से नहीं भी हो सकते, उनको नहीं पता। अगर फर्ज करो मैं यहां पे क्या लिख दूं, मैं यहां पे लिख दूं बैंक और यहां पे जाके लिख दूं जी मैं कैपिटल, लेट्स से। तो क्या आप इस ट्रांजैक्शन को देख बगैर, ऊपर वाली ट्रांजैक्शन भूल जाओ क्या हुआ है, तो क्या आप क्या अकेली इस ट्रांजैक्शन को देख के आप बता सकते हो कि क्या हुआ है? सर नहीं बता सकते। आप क्या करोगे? बैंक में बैंक हुआ है 5000, कैपिटल में कैपिटल आ गया 5000। नहीं सर, आप ऐसा कुछ नहीं बता सकते। इसकी जगह अगर आप लिखो जो हमने पहले लिखा हुआ था, इसकी जगह अगर आप यही काम करो जो हमारा पहले हुआ था, कैपिटल। तो हाँ, अब मैं बता सकता हूं, बैंक में ये जो 5000 रुपए आए हैं, बैंक में ये जो 5000 रुपए आए हैं, ये किसकी वजह से आए हैं? कैपिटल की वजह से, कैपिटल आया। और कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट 5000 क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे बैंक में पैसे आए हैं 5000। कैपिटल के अकाउंट में बैंक आएगा और बैंक के अकाउंट में कैपिटल आएगा। हमेशा डेबिट साइड पे जो एंट्री होती है उसका क्रेडिट नेम दिया जाता है और क्रेडिट साइड पे जो नेम होता है वो डेबिट पे दिया जाता है। ठीक है, तो आओ एक और ट्रांजेक्शन लिखते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगी। फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड, जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए उस पर कट लगा दो ताकि दोबारा ना वो लिखी जाए। दूसरी ट्रांजेक्शन डेबिट फर्नीचर क्रेडिट कैश,
तो आपको दो अकाउंट चाहिए, एक फर्नीचर, आपके पास फर्नीचर का भी टी अकाउंट नहीं है, कैश कैश का भी टी अकाउंट नहीं है, तो एक और दोबारा फिर से टी अकाउंट बनाओ। फर्नीचर, फर्नीचर, और ये आपका नॉन करंट एसेट होता है। ठीक है, तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड ये हमेशा सेम ही होती है। और फर्नीचर और कैश का भी नहीं है आपके पास बैंक का तो है, लेकिन आपके पास कैश का टी अकाउंट नहीं है, तो कैश का भी एक टी अकाउंट बना लो, एंट्री उसमें भी पास करनी। दिस इज योर कैश डेबिट क्रेडिट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, एंट्री क्या है, डेबिट फर्नीचर क्रेडिट कैश। तो फर्नीचर की डेबिट साइड पे मैं क्या लिखूंगा, कैश। फर्नीचर की डेबिट साइड पे मैं क्या लिखूंगा, कैश, कितनी अमाउंट का, 2000। और कैश की, और कैश की क्रेडिट साइड पे मैं क्या लिखूंगा, फर्नीचर। कैश की क्रेडिट साइड पे फर्नीचर, कितना, 2000 रुपए। अब मैं इस ट्रांजेक्शन को देख के बता सकता हूं कि सर फर्नीचर, फर्नीचर में जो डेबिट हुआ है, फर्नीचर जो आया है वो कैश पर आया है, 2000 रुपए कैश पर आया है। और जो आपका कैश गया है ये किस काम के लिए गया है, क्रेडिट हुआ है फर्नीचर की वजह से, फर्नीचर लिया आपने। अब अगर आपका एक नॉन अकाउंटेंट मैनेजर हो जिसको अकाउंटिंग की फील्ड का कुछ नहीं पता, तो अगर आपको उसको बताना हो तो आप क्या करोगे, आपको आपको अगर आपने अगर इस तरह लिखा हुआ है तो आप कहोगे सर ये वो कहेगा भाई ये फर्नीचर में ये कैश क्या आ रहा है, फर्नीचर में, फर्नीचर सर ये मैंने ना कैश पे ना फर्नीचर खरीदा 2000 रुपए का। ठीक है, अच्छा चलो समझ आ गई। तो ये कैश क्यों, कैश में क्रेडिट, ये कैश में क्या लिखा हुआ है, सर कैश पे मैंने लिखा है जी फर्नीचर मैंने लिया है 2000 रुपए का कैश पर, फर्नीचर लेने के लिए मैंने 2000 रुपए कैश दिया। ठीक है, थर्ड ट्रांजेक्शन, दो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी, खत्म। थर्ड ट्रांजेक्शन पे आ जाओ, ये थी थर्ड ट्रांजेक्शन, डेबिट रिसीबल क्रेडिट सेल्स। तो आपके पास रिसीबल का भी टी अकाउंट अभी नहीं है और सेल का भी नहीं है, तो रिसीबल का भी टी अकाउंट दोबारा बना लो। अकाउंट्स आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी खोलते रहो, वो आपकी मर्जी। एट द एंड ऑफ डे जब ट्रायल बनेगा तो ये सारी की सारी चीजें समझ आ जाएंगी। डेबिट आपके पास रिसीवेबल से सेल थी, डेबिट क्रेडिट। अगर कोई डबल अकाउंट खुल जाए ना तो बता देना उसी टाइम पे, सर ये पहले अकाउंट ओपन किया हुआ है। अच्छा, रिसीवेबल्स और सेल्स, तो रिसीवेबल की डेबिट साइड पे मैं क्या लिखूंगा, सेल, और सेल की क्रेडिट साइड पे लिखूंगा रिसीवेबल। रिसीवेबल्स की, रिसीवेबल्स की डेबिट साइड पे लिखूंगा सेल, और सेल की क्रेडिट साइड पे क्या लिखूंगा, रिसीवेबल्स 700। ठीक है, क्या रिसीवेबल है वो हम अभी नाम नहीं लिख रहे, हम सबको एक ही कंसीडर कर रहे हैं, रिसीवेबल को रिसीवेबल ही कंसीडर कर रहे हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, आप अलग अलग बना सकते हो, रिसीवेबल्स एबल रिसीवेबल ग्रीन ऐसे करके सबका अलग अलग भी बना सकते हो, बट हम एक ही बना रहे हैं। ठीक है, फोर्थ ट्रांजेक्शन, अच्छा ये मुझे लग रहा है हम सेकंड ट्रांजेक्शन छोड़ गए, सेकंड ये थी, चलो कोई बात नहीं, अब ये लिख लेते हैं। अच्छा, ट्रांजेक्शन क्या है, डेबिट परचेजेस क्रेडिट पेबल। तो परचेजेस की डेबिट साइड पे पेबल आएंगे और पेबल की डेबिट साइड पे परचेजेस। तो क्या आपके पास परचेजेस का टी अकाउंट है, नहीं है, पेबल का टी अकाउंट है, नहीं है, तो परचेजेस का टी अकाउंट बनाओ पहले। हर चीज का आपके पास टी अकाउंट होना चाहिए पहले, लिखने के लिए आप, ये जरूरी है। टी अकाउंट की डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, परचेजेस पेबल। अच्छा, ट्रांजेक्शन क्या है, पेबल की डेबिट साइड पे क्रेडिट, पेबल की डेबिट साइड पे सॉरी, परचेजेस की डेबिट साइड पे क्या आएगा, पेबल, और पेबल की क्रेडिट साइड पे परचेजेस। तो परचेजेस की डेबिट साइड पे पेबल, और पेबल की क्रेडिट साइड पे परचेजेस। तो कितनी अमाउंट थी सर, अमाउंट थी 650 रुपए, 650 रुपीज। तो 650 तो आई नो थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बट ये बड़ा मजेदार बनेगा, जब जैसे ही हमारा ट्रायल बनेगा ना तो आपको ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ कुछ किया है आज। अच्छा, फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है, फोर्थ ट्रांजेक्शन है जी डेबिट परचेजेस क्रेडिट पेबल, डेबिट परचेजेस क्रेडिट पेबल। तो परचेजेस की डेबिट साइड पे पेबल और पेबल की क्रेडिट साइड पे परचेजेस। ठीक है, परचेजेस की डेबिट साइड पे पेबल और पेबल की डेबिट क्रेडिट साइड पे परचेजेस। तो परचेजेस की डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, परचेजेस का आपके पास टी अकाउंट है, हाँ, पेबल 300,
पेएबल की परचेजेस 300। अब मैं इसको नाम भी दे सकता हूँ, मेरे अपना दिल करे तो मैं इधर नाम भी लिख सकता हूँ हर सबका। मैं सब पहले के साथ, पहले ऊपर वाला था हमारा एबल ग्रीन था, तो हम लिख सकते हैं, बट स्टिल जरूरत नहीं है हमें। हम कौन सा कोई आज बिजनेस चलाई करें, ठीक है। तो हम इसका नाम नहीं दे रहे, सबको एक ही कंसीडर कर रहे हैं, रिसीवेबल को रिसीवेबल और पेबल को पेबल। आप अलग अलग भी नाम लिख सकते हो साथ। अच्छा, फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या है? डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल। तो रिसीवेबल्स की डेबिट साइड पे सेल और सेल की क्रेडिट साइड पे रिसीवेबल 580 के। तो आपको पता है रिसीवेबल का अकाउंट है आपके पास, रिसीवेबल्स की डेबिट साइड पे क्या आएगा? सेल, और सेल की डेबिट क्रेडिट साइड पे रिसीवेबल। कितनी अमाउंट के? 580, 580। ठीक है, फिफ्थ ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट होगी। अच्छा, छठी ट्रांजेक्शन, सिक्स ट्रांजेक्शन ये डेबिट बैंक क्रेडिट सेल्स। तो बैंक का भी आपके पास टी अकाउंट है, सेल का भी टी अकाउंट है। बैंक की डेबिट साइड पे सेल और सेल की क्रेडिट साइड पे बैंक। बैंक की डेबिट साइड पे सेल, सेल कितनी अमाउंट की सेल थी? सेल थी सर 200। बैंक की डेबिट साइड पे सेल 200, और सेल का भी टी अकाउंट था यहाँ पे कहीं, बैंक 200। अब यहां से मैं बता सकता हूँ सेल, अगर मेरे पास सेल का टी अकाउंट दिया हो, तो अगर मुझे सिर्फ ये टी अकाउंट दिया हो तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ, ये जो सेल हुई है ना, ये सेल बैंक में गई है 200 रुपए। ठीक है, बैंक सेल हुई है। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन भी खत्म होगी, छठी ट्रांजेक्शन भी खत्म होगी। ट्रांजेक्शन को काटते जाना, नहीं तो भूल जाओगे, कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे कि ये मैंने लिखा था कि नहीं लिखा था, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। सेवन ट्रांजेक्शन, डेबिट बैंक क्रेडिट रिसीवेबल। डेबिट बैंक क्रेडिट रिसीवेबल, तो बैंक की डेबिट साइड पे रिसीवेबल आएगा और रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पे बैंक। कितनी अमाउंट है? 700। डेबिट बैंक रिसीवेबल, और सॉरी एक मिनट, क्या हुआ है? डेबिट बैंक और रिसीवेबल क्रेडिट 700 के। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 8 देखो। ट्रांजेक्शन नंबर 8 क्या है? डेबिट परचेजेस क्रेडिट पेएबल 800 की। तो डेबिट परचेजेस, परचेजेस की डेबिट साइड पे पेएबल, और पेएबल की क्रेडिट साइड पे परचेजेस। ठीक है, नाम वही है, डेबिट साइड पे पेएबल की डेबिट साइड, परचेजेस की डेबिट साइड पे पेएबल और पेएबल की क्रेडिट साइड पे परचेजेस। आठवीं ट्रांजेक्शन खत्म होगी, नौवीं ट्रांजेक्शन डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स। तो रिसीवेबल की डेबिट साइड पे सेल और सेल की क्रेडिट साइड पे रिसीवेबल। कितनी अमाउंट है? 360। सेल और रिसीवेबल। ठीक है जी, ट्रांजेक्शन नंबर 9 भी कंप्लीट होगी। 6 ट्रांजेक्शन, लास्ट 6 ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन नंबर 10, डेबिट पेबल क्रेडिट बैंक। पेबल की डेबिट साइड पे बैंक आएगा और बैंक की क्रेडिट साइड पे पेबल। तो पेबल की डेबिट साइड पे बैंक, कितने अमाउंट से? 650 रुपए। बैंक 650 रुपए, और बैंक की क्रेडिट साइड, और बैंक की क्रेडिट साइड पे पेबल आ जाएगा। ठीक है, बैंक की क्रेडिट साइड पे पेबल। कितनी अमाउंट थी जी? 650 रुपए, 650। ठीक है जी, ट्रांजेक्शन नंबर 10 भी कंप्लीट। लास्ट 5 ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन नंबर 11, रेंट एक्सपेंस और क्रेडिट। हम इसका एक्सपेंस ही सब सिंगल अकाउंट खोल लेंगे। एक्सपेंस आप पहले रेंट का खोल लो, बाद में किसी और रेंट का खोल, एक्सपेंस का खोल लो, तो अलग अलग भी कर सकते हो, बट हम इसको सिंगल ही अकाउंट लेते हैं। ठीक है, हम सिंपल एक एक्सपेंस का अकाउंट खोल लेते हैं। जितने भी एक्सपेंस आएंगे इधर आएंगे, डेबिट क्रेडिट। तो पहला एक्सपेंस क्या हुआ है? डेबिट रेंट एक्सपेंस क्रेडिट बैंक। तो रेंट की डेबिट साइड पर, रेंट की डेबिट साइड पर बैंक आ जाएगा और बैंक की क्रेडिट साइड पर रेंट आ जाएगा। रेंट की डेबिट साइड पर, एक्सपेंस की डेबिट साइड पर रेंट आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। कितना, कितनी अमाउंट थी? 200। रेंट की डेबिट साइड पे बैंक,
तो कितना 200, और बैंक की क्रेडिट साइड पे रेंट एक्सपेंस 200। ठीक है, ठीक। ट्रांजेक्शन नंबर 11, लास्ट 4 ट्रांजेक्शन। डिलीवरी एक्सपेंस क्रेडिट और डेबिट। डेबिट डिलीवरी एक्सपेंस, तो एक्सपेंस की डेबिट साइड पे बैंक आ जाएगा और बैंक की क्रेडिट साइड पे 50। तो जी एक्सपेंस की डेबिट साइड पे बैंक आ जाएगा और बैंक की क्रेडिट साइड पे एक्सपेंस आ जाएगा कितना 50। ठीक है, अच्छा ये भी खत्म हो गया। देन आपके पास 13 है जी, डेबिट बैंक 200 क्रेडिट रिसीवेबल। तो बैंक की डेबिट साइड पे रिसीवेबल्स और रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पे बैंक। बैंक की डेबिट साइड पे रिसीवेबल्स कितनी अमाउंट के 200। रिसीवेबल की बैंक की डेबिट साइड पे रिसीवेबल आ गए और रिसीवेबल्स की क्रेडिट साइड पे बैंक आ जाएगा। रिसीवेबल्स ढूंढो, दिस इज रिसीवेबल, रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पे बैंक आ गया 200। ठीक है, तो ये लास्ट 3 ट्रांजेक्शन रह गई हैं जी, ध्यान से थोड़ा सा। डेबिट ड्राइंग्स क्रेडिट बैंक। ड्राइंग्स की डेबिट साइड पे बैंक आएगा और बैंक की क्रेडिट साइड पे ड्राइंग्स आएंगी। तो ड्राइंग्स का आपके पास टी अकाउंट नहीं है, तो ड्राइंग्स का भी टी अकाउंट बना लो। अच्छा, डेबिट ड्राइंग्स, ड्राइंग की डेबिट साइड पे बैंक कितनी अमाउंट से 200, और बैंक की क्रेडिट साइड पे ड्राइंग्स, बैंक की क्रेडिट साइड पे ड्राइंग्स कितनी 200। ट्रांजैक्शन नंबर 14 भी गई। देन वेजेस एक्सपेंस और बैंक। एक्सपेंस की डेबिट साइड पे बैंक आ जाएगा, एक्सपेंस की डेबिट साइड पे बैंक आ जाएगा कितना 320, और बैंक की क्रेडिट साइड पे वेजेस एक्सपेंस आ जाएगा 320। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन भी खत्म हो गई। लास्ट ट्रांजैक्शन, आखिरी ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं जी। डेबिट पेबल क्रेडिट बैंक 300। बैंक की क्रेडिट, अच्छा पेबल की डेबिट साइड पे बैंक लिखो पहले। पेबल की डेबिट साइड पे बैंक, वेयर इज पेबल, पेबल 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 किधर गया ये। पेबल की डेबिट साइड पे बैंक कितनी अमाउंट का 300, और बैंक की क्रेडिट साइड पे पेबल, बैंक की क्रेडिट साइड पे पेबल 300। जरा इसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं नीचे। लो जी, ट्रांजैक्शन की टी अकाउंट में पोस्टिंग भी कंप्लीट होगी। ट्रांजैक्शन की टी अकाउंट में पोस्टिंग भी कंप्लीट होगी, बट एक छोटा करने वाला। अब एक छोटा सा काम, थोड़ा सा आंखें खोल के ये काम देखना है। इनको बैलेंस करना होता है, टी अकाउंट को ना बैलेंस करना है। तो टी अकाउंट को बैलेंस करने का तरीका क्या है, टी अकाउंट को बैलेंस करने का तरीका क्या है सर। ये जी टी अकाउंट को बैलेंस करने का तरीका लिखने लगे। जो हैवियर साइड है ना आपको लग रहा है, उसको पहले लिखो। तो आपको पता है इधर 5,000, इधर छोटी छोटी ट्रांजेक्शन थी, तो ये सारी 5,000 के बराबर भी नहीं होती। तो हैवियर साइड आपकी ये है, तो हैवियर साइड की ट्रांजेक्शन लिखो पहले। 5,000 प्लस 200 प्लस 700 प्लस 200, तो कितना बनता है 6,100। 6,100 जो हैवियर साइड है दोनों साइड पे लिख लो 6,100। अब जो साइड कम पड़ रही है वो देखो, अब इस साइड को टोटल करो कितना बनता है 650 जमा 200 जमा 50 जमा 200 जमा 320 जमा 300, कितना बना 1750, 1720 रुपए। तो ये 6,100 है, ये 1720 है, तो कितना कम है ये, तो -6,100 कर दो, कितना बनता है 4,380। कैरी डाउन आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कितना 4,380।
जीरो, इसको बोलते हैं कैरिड डाउन। ठीक है, 4380 आपका कैरी डाउन आ जाएगा। बैंक का कैरी डाउन क्या आएगा? 4380। सर समझ नहीं, आपने 2 दफा क्यों लिखा है? क्या चीज? आपने 2 दफा 6100 क्यों लिखा है? आपने एक डेबिट साइड पे लिखना होता है, एक क्रेडिट साइड पे लिखना होता है। दोनों साइड्स बराबर होती है ना, तो दोनों साइड बराबर करने के बाद जो बैलेंस बच जाएगा, जिस साइड पे बैलेंस बचेगा उसे बोलेंगे कैरी डाउन बैलेंस। ये बैलेंस आपका ट्रायल बैलेंस में जाएगा। जी ठीक है। ठीक है, हमेशा हमेशा हैवियर साइड दोनों साइडों पे लिखनी है और कैरी डाउन निकाल लेना है। अब कैपिटल का देखो, कैपिटल में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है, कैपिटल में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है आपकी, तो कैपिटल को भी बैलेंस कर लो। एक ही, ये साइड तो हैवियर नहीं ना, ये तो जीरो है, तो 5000 5000। इस साइड पे कुछ है, जीरो है, तो कितना कम है ये साइड? कैरी डाउन भी आ जाएगा 5000। ठीक है, आपका कैरी डाउन भी आ जाएगा 5000 रुपीज। जिस साइड पे कुछ नहीं है, यहाँ पे जीरो है ना, तो कितना कम है? 5000। हैवियर साइड लिखा करो पहले, हैवियर साइड लिख लो, दूसरी साइड ऑटोमेटिक आ जाती होती है। थर्ड ट्रांजेक्शन, फर्नीचर की नॉन करंट एसेट की ट्रांजेक्शन देख लो, इधर क्या है? कुछ भी नहीं, तो 2000 2000। कैरी डाउन कितना आ गया? 2000 ही, क्योंकि यहाँ पे जीरो था, दूसरी साइड जीरो थी, कैरी डाउन जीरो आ गया, सॉरी 2000 आ गया। कैश की ट्रांजेक्शन बराबर करो जी। टी अकाउंट क्लोजिंग का तरीका यही है, ये आप क्लोज कर रहे हो टी अकाउंट को। अच्छा, तो जी आपका कितनी हैवियर साइड कौन सी है? ये वाली 2000 2000। कैरी डाउन कितना आ जाएगा? यहाँ पे जीरो है, कुछ भी नहीं है, तो जीरो माइनस 2000 2000 ही होता है। कैश रिसीवेबल आ जाओ, ये करने वाला थोड़ा सा काम है। कैलकुलेटर उठाओ अपने अपने, बताओ हैवियर साइड कौन सी है? और टोटल करके बताओ मुझे यहाँ पे क्या लिखना है। डेबिट्स वाले के नीचे 1640। 1640 1640। तो कैरी डाउन कितना आ गया आपका? ये साइड कितनी है? 900, तो 900 में से 1640 माइनस कर दो, कितना बच गया? 740। 740, तो ये आपका कैरी डाउन आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अच्छा, सेल, सेल का बैलेंस बताओ, क्या लिखना है मुझे नीचे? हरी अप हरी अप हरी अप। 1840। 1840। मैं भी वेरीफाई कर लूं थोड़ा सा, 360। हाँ जी, 1840 1840। तो कैरी डाउन क्या आएगा? इस साइड पे जीरो है सब कुछ, तो यही कैरी डाउन 1840, ये आपका कैरी डाउन आ जाएगा। ठीक है, जी। नेक्स्ट परचेजेस का करो, क्या लिखना है मुझे नीचे? 1750। 1750 1750 1750। कैरी डाउन कितना आ जाएगा? 1750। यही हमारा कैरी डाउन आ जाएगा, क्योंकि दूसरी साइड है ही जीरो। पेबल का बनाओ जल्दी जल्दी। 950। हैं, सॉरी, हैवियर साइड 1750। 1750 1750 1750। तो कैरी डाउन कितना आएगा? 950। नहीं, कैसे 950? 650 प्लस 300 कितना होता है? 950। 950 में से 750 माइनस कर दो, आपको 1400। कितना आया? 1400। हाउ 1400 यार, कैसे हो सकता है? 800। 800, गुड, 800 आया। 1750 में से ये 300 और 650 ये माइनस कर दिया करो ना डायरेक्टली, इनको ऐड करके माइनस कर लो, या डायरेक्टली 750 में से ये दोनों माइनस करोगे तो आपके पास आंसर होता है। दोनों तरीके होते हैं, तो आपके पास 800 कैरी डाउन आ जाता है।
एक्सपेंसेस 570. 503 और 2 570, ठीक है 570 570 कैरी डाउन कितना आएगा? 570. गुड, समझ आ रही है मतलब। ड्राइंग्स 200. कैरी डाउन 200. 200 200 and this is your carry down 200. अच्छा जी, तो जी ये लें जी, आपके सारे के सारे टी अकाउंट क्लोज हो गए हैं, सबका कैरी डाउन आ गया है। अच्छा, अब इस कैरी डाउन को पढ़ते किस तरह? देखो, इस साल का एक एक बात याद रखो, इस साल का जो क्लोजिंग होता है ना, यानी कि ये आपका इस साल का जो क्लोजिंग होगा वो अगले साल का क्या बनेगा? ओपनिंग। हमेशा याद रखो, इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है? इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो अगले साल का क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस। तो हमेशा जब भी आपको सवाल, जब भी आपको ये रीड करना है ना टी अकाउंट, तो आपको अगर मैं कहूं कि सर मुझे कैरी डाउन रीड करके बताओ, तो आपने हमेशा अगले ओपनिंग को देख के रीड करना है। किस तरह? इधर आओ, ये जो कैरी डाउन आया है कैपिटल का कैरी डाउन आया है, ये किस साइड पे आया? डेबिट साइड पे। बट इसको मैं कहूंगा क्या, ये जब अगली बार ओपन होगा ना अकाउंट, ये क्रेडिट साइड पर ही ओपन होगा। अगर अल्टीमेटली देखो, सवाल को देखो, तो सर आपका बैलेंस तो क्रेडिट साइड पर ही था ना, 5,000 क्रेडिट ही था, हमने उसका क्लोजिंग बैलेंस उलट लिखना है, बट इसको रीड ऐसे ही करना है कि इसका कैरी डाउन कितना है? 5,000 रुपीज क्रेडिट। अगर आपको रीड करने का कहा जाए तो कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 5,000 क्रेडिट। इसी तरह अगर मैं कहूं जी मुझे रिसीवेबल का बताओ, तो रिसीवेबल का क्या आएगा? क्रेडिट साइड पे है ना, तो हम इसको डेबिट बोलते होते हैं। अगले साल जब ये ओपन होगा तो डेबिट साइड पे आएगा रिसीवेबल। कितना? डेबिट 740। रिसीवेबल का बैलेंस क्या होगा? डेबिट 740। क्योंकि अगर अल्टीमेटली देखो तो डेबिट साइड ही ज्यादा थी ना, डेबिट साइड ही ज्यादा थी, इसी वजह से क्रेडिट कम आई। तो इसके बैलेंस को किस तरह रीड किया जाएगा? नॉट क्रेडिट रिसीवेबल, डेबिट रिसीवेबल्स 740। इसी तरह सेल्स का अकाउंट, सेल्स का अकाउंट क्या है जी? क्रेडिट 840। जब ये ओपनिंग अगले साल ओपन होगा तो क्रेडिट क्रेडिट आ जाएगा आपका, ठीक है? क्रेडिट क्या होगा जी? क्रेडिट सेल्स कितनी अमाउंट से? 1840। क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सेल्स का अकाउंट अभी तक क्रेडिट ही था ना, ठीक है? सेल्स का अकाउंट अभी तक क्रेडिट ही था। और मैंने अभी बोला कि जो इस साल की क्लोजिंग है वो अगले साल की क्या होती है? ओपनिंग। तो ओपनिंग हमेशा दूसरी साइड पे जाती होती है, उलट जाती होती है। इसी तरह परचेजेस, परचेजेस का अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा? सर परचेजेस का बैलेंस है डेबिट 750। जब ये ओपनिंग बनेगा तो क्या कहूंगा? डेबिट 1750। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप यहां से भी अकाउंट रीड करो तो आपकी डेबिट साइड ही बड़ी थी ना, डेबिट साइड ही बड़ी थी ज्यादा, ठीक है? तो डेबिट साइड पे बैलेंस था, हमने क्लोजिंग दूसरी साइड पे लिखा है, लेकिन हम उसको रीड वही करेंगे, ठीक है? इसी तरह अगर मैं कहूं एक्सपेंस का, तो एक्सपेंस को क्या कहोगे? डेबिट एक्सपेंस कितना? 570, ठीक है? रीड इसको इसी तरह करना है, रीड इसको दूसरी साइड पे ही करना होता है हमेशा, क्योंकि जिस साल का जो क्लोजिंग है वो अगले साल ओपनिंग बनेगा, तो ओपनिंग हमेशा क्लोजिंग से उलट होती है। अब आओ ट्रायल बैलेंस पे, ये बात ध्यान रख के ना अब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अब दुआ करोगे ट्रायल बैलेंस पूरा पूरा आ जाए, ना आएगा तो हम उसमें सस्पेंस की एंट्री डाल के पूरा कर देंगे, नो इश्यू। तो यहाँ पे रखते हैं जी, दिस इज योर स्केल, इधर लगाते हैं जी एक लाइन। अब बनने लगा ट्रायल। अब देखना मैं क्यों कह रहा था कि इसकी डेबिट और क्रेडिट, एक इनकी डेबिट होती है एक क्रेडिट होती है, क्यों कहते थे हम? अच्छा, इसको ऐसे अगर इसको उठा के ना ध्यान थोड़ा सा, अच्छा, तो ट्रायल बैलेंस की भी डेबिट और क्रेडिट बराबर करनी होती है, हमें पहले दिन से पढ़ा था कि डेबिट और क्रेडिट बराबर करनी है। तो ट्रायल बैलेंस की एक साइड डेबिट होगी, एक साइड क्रेडिट होगी। ये डेबिट साइड है और ये है जी क्रेडिट साइड। अब जितने भी क्लोजिंग बैलेंस है उनको ट्रायल में फेंको। अब हमारा काम क्या था? जितने भी बैलेंसेस थे उनको, क्लोजिंग बैलेंसेस को ट्रायल में लेके जाना। ट्रायल में टी अकाउंट में पोस्टिंग होने लगी है, सॉरी
यहां से यहां जा रहे हैं हम, ठीक है। टी अकाउंट से हम ट्रायल पर जा रहे हैं, तो टी अकाउंट से ट्रायल में पोस्टिंग हो रही है, ठीक है। थर्ड 2 स्टेप पूरे हो गए, रिकॉर्डिंग भी होगी, टी अकाउंट्स में भी लिख लिया। अब होगी जी पोस्टिंग। प्रिपेयर आर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने लगे। तो ट्रायल बैलेंस हमेशा उनके क्लोजिंग का बनता है, ट्रायल बैलेंस हमेशा क्लोजिंग्स का बनता है। तो क्लोजिंग क्या थी, देखो क्लोजिंग हमेशा नेचर में होती है। बैंक क्या है, एसेट, तो एसेट में जितना बैलेंस होगा वो डेबिट साइड पे आएगा। कैपिटल की क्या नेचर होती है, क्रेडिट। फर्नीचर एसेट है तो डेबिट, कैश डेबिट का, रिसीवेबल डेबिट साइड पे आएंगे, सेल्स क्रेडिट नेचर होती है, परचेज डेबिट साइड पे, पेबल्स लायबिलिटी होता है क्रेडिट साइड पे, एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे, ड्राइंग्स आपकी ये भी डेबिट साइड पे, डेबिट ड्राइंग्स होती हैं तो इनकी नेचर भी डेबिट होती है। तो जैसे मैंने आपको कहा था रीड करना है, रीड करते वक्त हम क्या कहते थे, बैंक का बैलेंस क्या होगा, डेबिट 4380, डेबिट 4380। तो वही वही बात करनी है हमने 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 वही क्लोजिंग लिखना है। तो क्लोजिंग किस तरह लिखोगे, सबसे पहले आता है आपके पास बैंक, पहली चीज आपके पास क्या है, बैंक है, पहली चीज बैंक। बैंक का कैरी डाउन जिस साइड पे है उसकी उलट साइड पे लिख दो, या उसकी नेचर में लिख दो मैं कहूं तो 4380 क्रेडिट आया, तो बैलेंस क्या होगा, डेबिट 4380, डेबिट 4380। ये बात ध्यान सुनो कि बैंक का बैलेंस एक्चुअली तो है ही डेबिट ना, क्रेडिट साइड शॉर्ट आ रही है इसलिए क्रेडिट डाउन उस साइड पे है, बट एक्चुअली बैलेंस तो बैंक में पड़ा हुआ है, 4380 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो डेबिट बैंक हो जाएगा। इसी तरह कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस क्या है, कैरी डाउन डेबिट साइड पे है तो ओपनिंग किस साइड पे आएगी, क्रेडिट साइड पे। तो क्या बोलेंगे, ये ओपनिंग वाला बोलते होते हैं, क्रेडिट 5000। कैपिटल की नेचर भी क्रेडिट ही होती है, कैपिटल 5000। थर्ड अकाउंट फर्नीचर, फर्नीचर एसेट है, एसेट क्या होते हैं, डेबिट। तो 2000 इसको बोलो जी फर्नीचर, 2000 रुपीज से डेबिट हो गए। थर्ड आ जाओ कैश, कैश भी क्या होगा, कैश भी एसेट होता है, ठीक है, बट किस साइड पे आएगा, ओपनिंग किस साइड पे आएगी, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। कैश की ओपनिंग किस साइड पे आएगी, क्रेडिट साइड पे। कितनी कैश की ओपनिंग आ रही है, 2000 रुपीज, ठीक है। देन आ जाओ रिसीवेबल, रिसीवेबल का बैलेंस कैरी डाउन 740 है, तो इसका क्या मानेंगे, डेबिट 740, डेबिट रिसीवेबल्स 740, ठीक है। अच्छा सेल्स कितनी है, सेल्स को क्या बोलोगे, मैं कहूं इसको बताओ क्या है सेल, तो सेल है सर क्रेडिट 840, नॉट डेबिट 840। सेल्स क्या होगी 1840 क्रेडिट। परचेजेस डेबिट 750, परचेजेस 750, सॉरी 1750। समझ आ रही है क्या हो रहा है, जी हो रही है। ओके। अभी एक बार अभी ये देखना ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। क्या बोलोगे, पेबल को क्या बोलोगे, 800 800 क्या डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। क्रेडिट, गुड। पेबल 800 क्रेडिट। एक्सपेंसेस क्या बोलोगे इसको, 570 570 क्या, डेबिट। गुड, 570। देन आपके पास है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स की नेचर डेबिट होती है, तो ये क्या बोला जाएगा इसको, क्रेडिट साइड पे है ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, तो डेबिट 200। चलो अब दुआ करो, हाथ उठा के दुआ करो कि ये बैलेंस पूरा आ जाए। कुछ तो बहुत कंफ्यूजिंग है। इतनी खपाई का मकसद इस बैलेंस को पूरा करना है। तो करो डेबिट साइड को, पूरी डेबिट साइड को करो, प्लस करो, क्या आंसर आता है,
क्या आंसर आया? 9,640. 9,640। और दुआ करना इधर भी यही बैलेंस हो। क्रेडिट साइड को बराबर करो, क्या आता है? इस सबको ऐड करो, क्या आता है? 9 सेम आ रहा है. शुक्र है जी। तो जी 9640। सो जी कंग्रेचुलेशन। अगर ना आए सेम तो क्या करेंगे फिर? उसका भी हल है, आप वो चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे क्या हल है। वैसे अभी करके दिखा देता हूँ। अगर फर्ज करो यहाँ पे बैलेंस 916 आ रहा होता, अगर हम टोटल करते तो यहाँ पे बैलेंस आता जी कोई 9440, यानी कि 200 रुपीज कम बैलेंस आ रहा होता इससे, इसका और इसका 200 बैलेंस कम आ रहा होता। तो हम एक एंट्री पास करते हैं जिसको बोलते हैं सस्पेंस, कि भाई पता ही नहीं है क्या हुआ है। सस्पेंस जिस साइड पे शॉर्ट है उस साइड पे सस्पेंस डाल दो 200 का, तो अब 969 ये भी बराबर हो जाएगा 9640। ऐसा होता है, ठीक है। बट अभी इसका काम नहीं है, ये चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे, मे बी शायद तकरीबन 12 ही मेरे ख्याल, करेक्शन ऑफ एरर में। ओके. ठीक है जी। तो जी मुबारक हो जी, आपने अपनी जिंदगी का पहला टी अकाउंट बना लिया है। रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग, टी अकाउंट, ट्रायल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आखिरी काम रह गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आओ जी आज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी दिखाते हैं कैसी होती हैं। सबसे पहले हम एसपीएल बनाएंगे, फिर एसओएफपी बनाएंगे। पहले एक बार गूगल पे चल के देखें कैसी दिखती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जी. गूगल पे जी. किसी भी कंपनी के खोल लेते हैं। स्टेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, किस कंपनी का देखें जी? अरामको। वैसे हर कंपनी अपने हिसाब से बनाती है, बट ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम ही होता है सबका। ये तो बहुत बढ़िया भाई, नोटिस देख लेते हैं। ये लो, ये नजर ही नहीं आ रही, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसको थोड़ी क्लोज करो और भाई आगे चल, कुछ तो नजर आ जा। अच्छा यार, कोई आसान सी देख लेते हैं यार, ये बहुत मुश्किल लिख ली है हमने। नेस्ले की देखते हैं। ये इसको डाउनलोड करके देखते हैं, ऐसे नजर नहीं आएगी सही। इसको कहते हैं सेव इमेज एज पिक्चर्स, दिस विल बी सेव। आ जाओ जी, दिस इज, ये सेव ही नहीं हुई अभी। जी लो जी, आज मुझे लग रहा है आपकी किस्मत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है ही नहीं। और लो जी, आगे ये देखो जी, ये है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेस्ले की। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये परसेंटेज में बनाई हुई है, तो हम परसेंटेज में नहीं, हम वैल्यूज लिखेंगे डायरेक्टली। सबसे पहले आपके पास क्या होती है? सेल्स होती है। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करते हैं, फिर आपके पास जीपी आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है। फिर उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, देन टैक्स माइनस करते हैं, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। आओ बना के दिखाता हूँ कैसे होती है। यहाँ से हमें ना मजा नहीं आ रहा, इधर आते हैं, बनाते हैं, खुद अपनी बना लेते हैं। लो जी, लो जी, आपके नाम पे हमने कंपनी खोल दी है एक। अब आपके नाम पे फाइनेंशियल बनाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आप बनाएंगे जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड
लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं जी। इसका बनाने का मकसद कोई आपको पेपर में नहीं आनी, बस एक बार दिखानी है कि आपकी ये कैसे चलती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले क्या चीज आती है? रेवेन्यू, या जिसे आप बोलते हो सेल। उसमें से लेस होती है कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है जी। सेल आएगी, सेल में से लेस क्या किया जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल क्या होता है आपका? ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपका। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से आप क्या करते हो? अदर इनकम, जितनी भी अदर इनकम हो उनको ऐड कर देते हो, जितनी भी अदर इनकम हो उसको ऐड कर देते हो, और जितने अदर एक्सपेंसेस हो, जितने भी अदर एक्सपेंसेस हो वो आप लेस कर देते हो। तो आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास बचता है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपके पास क्या बचा जी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या आप इसे ये भी बोलते हो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा, वर्ड सुनो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट से पहले और टैक्स से पहले। तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अगर माइनस हो जाए तो आपके पास क्या बचेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी बच जाएगा आपके पास, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच जाएगा। अब अगर उसमें से टैक्स भी माइनस कर दो तो आपके पास क्या बचेगा? अगर हम इसमें से टैक्स भी माइनस कर दें, टैक्स भी माइनस कर दें तो आपके पास क्या बचेगा जी? दिस विल बी योर नेट प्रॉफिट। नेट में आपके पास कंपनी ने आज सारी साल में ये कमाया। ठीक है, ये है जी कंप्लीट आपकी एसओएफपी। यही आपकी एसओएफपी आपके आखिरी पेपर तक चलेगी। इतना ही होता है आपकी एसओएफपी में। सेल आएगी, सेल में लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है। कॉस्ट ऑफ सेल लेस कर दो तो आपके पास क्या बचता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड कर दो, और अदर एक्सपेंसेस जितने भी हो माइनस कर दो। क्या आएगा? पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इंटरेस्ट माइनस करोगे तो क्या बचेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या पीबीटी जिसे बोलते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और टैक्स भी माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? इन नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो आओ जो ये भी ट्रायल में थी उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेके चलते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू कितना था आपके पास? इसको खत्म करो, रेवेन्यू देखो कितना है। वेयर इज रेवेन्यू, रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू, सेल, ये रहा। कितना? 1840 रुपए, 1840, 1840 लेस कर रहा है इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल। ओपनिंग इन्वेंट्री कहीं पे थी? कहीं पे भी नहीं। ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ भी नहीं था, जीरो। परचेजेस थी सर, इधर आओ। परचेजेस, ये रही परचेजेस, कितने की? 1750 रुपए की, 1750। और इन्वेंट्री भी जीरो, लेस करनी होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री, जीरो आएगा आपके पास। 1750 लेस कर दो यहां से, तो 1750 लेस कर दो। जीपी क्या बचा आपके पास? ग्रॉस प्रॉफिट कितना बचा? 1840 माइनस 1750, 90 आपके पास बचा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब
इनकम थी या कोई आपके पास? अच्छा ये इसको भी क्रॉस कर दो, ये भी हो गया। और आपके पास और क्या चीज होगी, परचेजेस भी होंगे। अच्छा आपके पास इनकम थी कोई? बैंक, कैपिटल, फर्नीचर, कैश, रिसीवेबल, इनकम नहीं है, पेबल, एक्सपेंस है यार, ये एक एक्सपेंस पड़ा हुआ है कितना, 570 का। अदर इनकम तो नहीं है, अदर इनकम तो नहीं है, वो जीरो है, बट अदर एक्सपेंसेस है मेरे पास 570 के। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आया? नेगेटिव में चला गया। बैलेंस क्या हो गया? नेगेटिव में चला गया। 480 इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बट नेगेटिव। माइनस के साइन के लिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं अकाउंटिंग में ना, माइनस के साइन के लिए ब्रैकेट यूज होती है, बट पेपर में ऐसा नहीं होता। बट हम लिखने के लिए माइनस का साइन यूज करने के लिए ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। पेपर में आपको ब्रैकेट की जगह माइनस ही लगाना है, माइनस की जगह माइनस, प्लस की जगह प्लस। प्लस तो वैसे प्लस होता है। अच्छा इंटरेस्ट था कोई कहीं ऊपर ट्रायल में? कोई इंटरेस्ट है? नहीं। आपको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है वैसे ट्रायल में। ओके सो देन नेक्स्ट कितना बच गया? 480 नेगेटिव। अब बताओ आगे, टैक्स भी था कहीं पे? नहीं सर टैक्स भी हमने कोई नहीं देखा। तो नेट क्या आया सर आपको? नेट 480 नेट लॉस आया। दिस इज नॉट प्रॉफिट, दिस इज योर नेट लॉस। कंपनी ने पहले साल ही आपने कंपनी डुबो दी है भाई, 480 रुपए पहले साल ही नुकसान कर दिया। 480 रुपीज इज योर नेट लॉस। नेट लॉस आ गया। सारी चीजें होगी ऊपर वाली? नहीं सर अभी तो बाकी काफी सारी चीजें पड़ी हैं, हमारा भी काम पड़ा है सर। हमने एक और भी स्टेटमेंट बनानी है जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आंखें खुली रखना, बस होने वाला है काम कंप्लीट, आपको छुट्टी हो जाती है अभी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसी दिखती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सबसे पहले आते हैं आपके पास एसेट्स। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनी होती है आपकी इस इक्वेशन के बराबर, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इसके बराबर होती है, ठीक है। तो आपके पास तीन चीजें होती हैं, सबसे पहले एसेट्स, एसेट्स में भी पहले नॉन करंट एसेट फिर करंट एसेट्स। अच्छा नॉन करंट एसेट में आपके पास कोई चीज थी? ट्रायल में आओ तो आपके पास नॉन करंट एसेट में कोई चीज थी? हाँ सर ये फर्नीचर था एक नॉन करंट एसेट का, 2000 रुपीज का। बाकी तो और कोई चीज नहीं है, मतलब हाँ और कुछ नहीं है आपके पास। तो 2000 रुपीज का आपके पास फर्नीचर, फर्नीचर कितने का? 2000 रुपए का। डॉलर साइन लगा लेते हैं। अच्छा ये था सिर्फ आपके पास नॉन करंट एसेट। तो फर्नीचर किधर है जी? ये भी खत्म हो गया। अब करंट एसेट में आपके पास क्या क्या चीजें आती हैं? करंट एसेट में आपके पास सबसे पहली चीज आती है, ये आज मैं लिख के दिखाता हूं, इन्वेंट्री। फिर आते हैं आपके रिसीवेबल्स। फिर आपके पास आता है जी कैश एंड बैंक। फिर आपके पास आते हैं जी प्री पेमेंट। ये सारे आपके एसेट होते हैं, पहली क्लास में पढ़ा था। इन्वेंट्री एसेट होता है, रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक, प्री पेमेंट, ये सारे आपके करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है। ये सारे आपके करंट एसेट होते हैं। तो सवाल में इन्वेंट्री थी? नहीं। सवाल में रिसीवेबल्स थे। वेयर इज रिसीवेबल्स? ये रहा रिसीवेबल कितने, 740 के रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स 740, ठीक है। कैश भी था और बैंक भी था। देयर इज, दिस इज कैश एंड दिस इज बैंक। तो 4380 हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, कैश एंड बैंक। पहले कैश लिख लेते हैं फिर बैंक लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन। कैश कितना है? 4380 आपके पास कैश है। बैंक में बैलेंस कितना है? बैंक का बैलेंस क्या था? सॉरी बैंक में आपके पास 4380 है, कैश आपका नेगेटिव है 2000। कैश आपका नेगेटिव, यार क्या कर रहे हो भाई, सारा ना बेटा। कैश नेगेटिव। बैलेंस नहीं होगा, ओवरड्राफ्ट पे चल रहे होगे, बैंक से लोन लिया होगा,
नेगेटिव में जा रहे होगे ना, कैश नहीं है आपके पास कंपनी के पास। बैंक कंपनी लोन ओवरड्राफ्ट भी तो लेती है ना, जब आपके पास कैश खत्म हो जाए तो उसने ओवरड्राफ्ट लिया होगा। अच्छा, बैंक आपके पास 4380 है, प्री पेमेंट कुछ भी नहीं है, एसेट्स पूरे हो गए। दूसरी चीज आती होती है आपकी इक्विटी, या जिसे आप बोलते हो कैपिटल। स्मॉल बिजनेस हो तो कैपिटल बोल देते हो, लार्ज स्केल का बिजनेस हो तो इक्विटी बोल देते हो। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपका दिल करे। कैपिटल लिखना कैपिटल लिख लो, इक्विटी लिखना इक्विटी लिख लो। अब कैपिटल में आपके पास क्या आती है? कैपिटल में आपके पास वैसे तो आता है आपके पास शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग। बट स्टिल हमारे कोर्स तक अभी तक हमने ऐसी कोई चीज नहीं करनी। हमारे कोर्स तक अभी हमारा कैपिटल निकालने का वही तरीका जो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। कैपिटल निकालने का क्या तरीका था? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट, या लॉस है तो लॉस लिख लो, नहीं तो लॉस आएगा, माइनस ड्राइंग्स। आपका तरीका अभी तक कैपिटल निकालने का यही है। ठीक है, स्टिल FA1 तक तरीका यही है। ओपनिंग कैपिटल कितना था? 5,000 रुपए। बिजनेस स्टार्ट कब हुआ था? 5,000 रुपए से। एडिशनल कोई चीज आई थी? नहीं। प्रॉफिट आया था? लॉस लॉस आया था। लॉस किस तरह आया था सर? अभी ऊपर SPL बना के आए हो ना, दिस इज योर लॉस। ठीक है, 480 रुपए का लॉस आया नेगेटिव। तो हमेशा सबसे पहले SPL बनती है, फिर उससे SOFP बनेगी, क्योंकि आपको लॉस ये कैपिटल निकालना होता है ना। तो कितना आया? 480 का लॉस। ड्राइंग्स कितने की थी? 200 की, याद है? ड्राइंग्स भी थी, ये यहाँ पे ड्राइंग्स थी। ठीक है, और ये आपका ओपनिंग कैपिटल था, ये भी खत्म हो गया। तो बराबर करो कितना आता है बैलेंस? 5,000 प्लस माइनस 480 माइनस 200, 4320, 4320 कैपिटल आ गया। देन आती है आपके पास लाइबिलिटीज। आपकी लाइबिलिटीज होती हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, और फिर आती है करंट लाइबिलिटी। सवाल में देखो कोई लोन वगैरह का सीन था कोई? नहीं, कुछ भी नहीं था। आपके पास एक करंट लाइबिलिटी थी पेबल्स की, एक पेबल्स की लाइबिलिटी है, बाकी सब कुछ हो गया। अभी आखिरी पेबल ही रह गया था हमारा। तो आपके पास सिर्फ एक नॉन करंट लाइबिलिटी तो है ही कुछ नहीं। करंट लाइबिलिटी में आपके पास है पेबल्स, पेबल, ओवरड्राफ्ट, ये सारे आपके करंट लाइबिलिटी होते थे ना। ओवरड्राफ्ट, ये सारे आपके करंट लाइबिलिटी होते थे। तो आपके पास अभी फिलहाल ओवरड्राफ्ट उसने कुछ नहीं दिया पेपर में। तो पेबल्स कितने हैं आपके? देखा ही नहीं। पेबल्स से जी 800 के, 800। अब आपने बराबर करनी है, अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर करो। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स किसके बराबर होते हैं? करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट। ठीक है, इसको हम कलर चेंज करते हैं इसका भी। एसेट्स, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। अच्छा, एसेट्स का टोटल करो कितना बनता है? एसेट्स का टोटल करो कितना बनता है? करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट बराबर करो कितना बनता है? 2000 प्लस 740 माइनस 2000 प्लस 4380 प्लस 0। तो 5120 आपके आगे एसेट्स, 5120। लाइबिलिटीज कितनी है? करंट लाइबिलिटी है नहीं, नॉन करंट लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटीज बराबर करो कितनी है? 800 की। 800 प्लस कैपिटल कितना है? 4320 ही है। 4320, अब दुआ करो ये बराबर ही हो। 4320 प्लस 800। लो जी, मुबारक हो आपका जी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल आ गया। आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी ठीक है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इतनी है आज से लेके अगले 2-4 पेपर तक। तो चलो जी, आज का काम सिर्फ आपका काम की चीज सिर्फ यही थी, डबल एंट्री जो बनाई है।
बाकी ये सारा प्रोसेस जो हमने किया ये सिर्फ आपको इस चीज के लिए बताने के लिए कि भाई आपकी कंपनी चलती किस तरह, आपके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किस तरह होती है, ट्रायल किस तरह, कोई भी ये बात नहीं बताता। सीधा सीधा वो डबल एंट्री करवाते हैं, कहते हैं चलो जाओ जी अल्लाह हाफिज। तो आज आपने देख लिया जी कि आपकी ट्रांजेक्शन किस तरह होती हैं, ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग किस तरह होती है, टी अकाउंट किस तरह बनता है, ट्रायल किस तरह बनता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट उससे किस तरह बनती है। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये आपके फाइनेंशियल पोजीशन, अच्छा इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक और भी नाम होता है बैलेंस शीट, इसको ये भी बोलते होते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट भी बोलते हैं, या इसको ऐसे ही बोल देते हैं SOFP, इसको बोल देते हैं SPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी ये आपके यूजर्स को दी जाएंगी। यूजर्स कौन? शेयर होल्डर, इन्वेस्टर। वो देखेंगे कि भाई क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले वो प्रॉफिट एंड लॉस देख के कह देंगे भाई अक्सा एंड ज़ारा आपने क्या कमाल काम किया है, नेट लॉस दिखा दिया पहले साल ही 480 रुपए। इन्वेस्टर ने देखते ही प्रॉफिट एंड लॉस बंद कर दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने गवारा ही नहीं की। बट स्टिल एक और चीज यहाँ पर इन्वेस्टर को रोक लेती है, वो कहता है यार चलो ठीक है, हो सकता है कंपनी को प्रॉफिट लॉस भी हो जाता है, कोई बात नहीं, खैर है, हो गया होगा लॉस, कोई वजह होगी। मैं ऐसा करता हूँ, बैलेंस शीट खोलता हूँ। तो बैलेंस शीट में सबसे पहली आइटम पता वो क्या देखेगा? कैश। माशाल्लाह वो भी अपने पास है नहीं, वो भी नेगेटिव है। सबसे पहली आइटम शेयर होल्डर क्या देखता है? कैश। वो देखते हैं भाई कंपनी के पास कैश है। एक कंपनी के पास प्रॉफिट हो और कैश ना हो तो क्या वो चल सकती है? नहीं चल सकती। हाँ, एक कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है पर उसके पास कैश पड़ा है तो वो अपने डे टू डे ऑपरेशन चला सकती है, ठीक है। तो कंपनीज में हमेशा इन्वेस्टर क्या खोलता होता है? प्रॉफिट एंड लॉस, और SOFP में सबसे पहले क्या चीज? कैश। तो माशाल्लाह अपने पास दोनों ही हमने रंग लगा दिए हैं। 480 का इधर भी लॉस है, इधर भी 2000 नेगेटिव है, तो उसने कहा होगा अल्लाह हाफिज, जी अपने अपने कार जाओ। चलो जी, आज की क्लास एंड करते हैं, बहुत ही लंबी होगी लगता है आज, इतनी लंबी क्लास तो शायद ही हमने कभी दी है। तो सर जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो उसके लिए इतने लंबे स्टेप्स करने पड़ेंगे? नहीं, कोई स्टेप नहीं करना पड़ेगा, ये बस सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में आएगी डबल एंट्री। ट्रांजैक्शन दी होगी, उसकी डबल एंट्री बनानी होगी। ये जो ट्रांजैक्शन आपको दी होगी, ये जो पहले 15 ट्रांजैक्शन थी उनकी डबल एंट्रीज बनाई है। एग्जाम में सिर्फ यही आएगा। एग्जाम में आएगा जी ये ट्रांजैक्शन है, सेल हुई है, तो सेल की ट्रांजैक्शन क्या है जी? देख लो, कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, डेबिट सेल, क्रेडिट कैश, ठीक ठीक है। इस तरह सिर्फ डबल एंट्रीज आती हैं आपको एग्जाम में। जी ठीक है। सो जी मिलते हैं जी कल की क्लास में। टिल देन अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।